बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें अगला जो ऑर्गेनेली है माइटोकॉन्ड्रिया, उसको थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे पहले जितने भी ऑर्गेनेली हम डिस्कस कर रहे हैं तो उनके नाम की वजूहात क्या हैं। राइबोसोम हमने डिस्कस किया तो उसको नाम क्यों दिया गया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कस किया, उसको नाम क्यों दिया गया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कस किया, उसको नाम क्यों दिया गया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया क्यों नाम दिया गया। ये जो वर्ड है ना माइटो, ये धागे को कहा जाता है, थ्रेड्स, और कॉन्ड्रिया कहते हैं ग्रेन्यूल, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स। एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है कार्लस बेंडा। उसने जब इन माइटोकॉन्ड्रिया को देखा तो उसने देखा कि छोटे छोटे दानों की तरह या छोटे छोटे धागों की तरह ये स्ट्रक्चर उसको नजर आए। तो उसने फिर इन स्ट्रक्चर के लिए माइटोकॉन्ड्रिया का वर्ड इस्तेमाल किया। पर ओवरऑल ये रॉड शेप होते हैं। रॉड शेप कहती किसको है, जो लेंथ वाइज थोड़ा ज़्यादा हो और विड्थ वाइज थोड़ा कम हो। दैट आर कंसिडर्ड पावर जनरेटर ऑफ द सेल। तो ये पावर जनरेटर यानी सेल को ये एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, अगर हम बात करें इसकी मेम्ब्रेन की तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दो मेम्ब्रेन्स है। जो आउटर मेम्ब्रेन है उसके बारे में कहा जाता है इट इज़ स्मूथ, यानी आप ये समझ लें कि ये हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन है। स्मूथ क्यों कहा गया, जब मैं इसके अंदर की मेम्ब्रेन ड्रा करूंगा फिर आपको पता चलेगा ये स्मूथ क्यों कहा गया। अच्छा, ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ये जस्ट लाइक ए सीव काम करता है, एक छलनी की तरह काम करता है। और छलनी का काम क्या है कि जो पार्टिकल होते हैं बड़े, जैसे आटे को आप जब छानते हैं छलनी के अंदर तो वो आटे के जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं उनको वो साफ कर देता है। तो ये भी एक सीव, एक छलनी की तरह काम कर रही है। फिल्टर द मॉलिक्यूल दैट आर टू बिग, उन मॉलिक्यूल को फिल्टर करेगी जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं। अच्छा, इसको स्मूथ क्यों कहा गया, क्योंकि हमारे पास जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है वो स्मूथ नहीं है। अंदर वाली मेम्ब्रेन स्मूथ नहीं है, बल्कि आप ये समझ लें जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है इसके अंदर काफ़ी सारे फोल्ड मौजूद हैं और वो फोल्ड भी अंदर की तरफ है। अंदर वाली मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ फोल्ड मौजूद हैं। ये फोल्ड हैं, ये फोल्ड है, ये फोल्ड है। ठीक हो गया। तो इनर मेम्ब्रेन इज हाईली कन्वोल्यूटेड। कन्वोल्यूटेड का मतलब है जिसके अंदर काफ़ी सारे बल हों, बलदार, पेशदार, जिसमें काफ़ी सारे मोड़ हों। तो ये काफ़ी सारे बल रखने वाली मेम्ब्रेन है। इसके मुकाबले में अगर बाहर वाली सरफेस देखें इसमें कोई बल नहीं है, इस वजह से वो स्मूथ और ये कन्वोल्यूटेड। और ये जो इसके अंदर के फोल्ड हैं जो मैंने यहाँ ग्रीन से ड्रा किए हैं इनको क्रिस्टी कहा जाता है। अच्छा, यहाँ इन फोल्डिंग का वर्ड क्यों इस्तेमाल, क्योंकि फोल्ड हुआ है, अंदर वाली मेम्ब्रेन फोल्ड हुई है, वो अंदर की तरफ फोल्ड हुई है, इस वजह से इन फोल्डिंग। अगर बाहर की तरफ होती तो आउट फोल्डिंग। और इसका फायदा क्या हुआ कि ये मेम्ब्रेन का साइज बढ़ गया। देखो ना, हमारे पास एक ये धागा हो और एक ये धागा हो तो आपके लिहाज से कौन सा, हालांकि दोनों एक ही जितनी जगह में आए हुए, तो ये धागा बड़ा हो, क्यों, फोल्डिंग की वजह से साइज बढ़ जाता है। तो ये हमारी मेम्ब्रेन अंदर वाली काफ़ी बड़ी क्यों हो गई है, क्योंकि इसके अंदर फोल्ड है। जब इन फोल्डिंग को खोला जाएगा तो ये मेम्ब्रेन काफ़ी बड़ी हो जाएगी। अच्छा, अंदर वाली मेम्ब्रेन को बड़ा क्यों बनाया गया, उसकी वजह ये है क्योंकि हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया का जो फंक्शन है वो पावर जनरेटर ऑफ सेल है, पावर जनरेटर ऑफ सेल है। और पावर जनरेटर से मुराद एटीपी प्रोड्यूस करना है। और एटीपी प्रोडक्शन का जो सारा काम है वो ज़्यादातर उसके मटेरियल जो एटीपी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो इनर मेम्ब्रेन में लगा हुआ था। अगर इनर मेम्ब्रेन का साइज बड़ा होगा तो ज़्यादा एटीपी प्रोड्यूस करने वाले जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, कंपाउंड है, वो ज़्यादा होंगे। इस वजह से इनर मेम्ब्रेन बड़ी क्यों बनाई गई है, ताकि वो एंजाइम जिन्होंने एटीपी बनानी उनकी तादाद ज़्यादा हो जाए और ज़्यादा मॉलिक्यूल एटीपी के बने। अच्छा, जिस वक्त हम इन क्रिस्टी को देखते हैं अंदर की तरफ से, जैसे मैं यहाँ एक क्रिस्टी ड्रा कर देता हूँ कि ये हमारे पास एक क्रिस्टी है, ये क्रिस्टी है। ठीक हो गया। अच्छा, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास ये जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है उसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है जिसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल फ्लूइड या मैट्रिक्स। बायोलॉजी में बाज़ दफ़ा ये वर्ड इस्तेमाल होता है मैट्रिक्स। साइटोप्लाज्म के साथ भी हम मैट्रिक्स का वर्ड लगा देते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म जो हमने पढ़ा था उसके साथ भी बाज़ दफ़ा मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स एक ऐसी जगह, ऐसा इन्वायरमेंट या ऐसा मटेरियल होता है
जो बजाते खुद बहुत सारे फंक्शन को परफॉर्म करने की सलाहियत रखता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बहुत सारे फंक्शंस ये वाला जो फ्लूइड है, ये वाला मटेरियल परफॉर्म कर रहा है, इस वजह से हमने इसको माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहा है। और ये मौजूद कहाँ है? ये अंदर वाली मेम्ब्रेन के अंदर भरा हुआ है, ठीक है। और दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान जो खाली जगह है इसको हम कहते हैं इंटर, दरमियान में मेम्ब्रेनुअस स्पेस, मेम्ब्रेन के दरमियान की जगह को इंटर मेम्ब्रेनुअस स्पेस कहा जाता है। क्लियर? अब मैंने यहाँ एक फोल्ड को बाहर निकाला और इस फोल्ड का नाम क्या? क्रिस्टी। क्रिस्टी के अंदर कुछ नॉब लाइक स्ट्रक्चर लगे होते हैं, कुछ नॉब लाइक स्ट्रक्चर लगे होते हैं, और ये अंदर वाली सरफेस पे लगे होते हैं, यानी यहां करके ये लगे हुए, वो साइड जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की तरफ है। तो इनर सरफेस ऑफ क्रिस्टी, क्रिस्टी की जो अंदर वाली सरफेस है, हैज नॉब लाइक एक्सटेंशन, कुछ नॉब की तरह। नॉब होता क्या कि जिसका एंड वो थोड़ा बल्ब टाइप हो, स्फेरिकल हो, तो इस तरह के हम सरफेस को, इस तरह के स्ट्रक्चर को नॉब लाइक कहा जाता है। और ये जो नॉब लाइक एक्सटेंशन या स्ट्रक्चर है, ये किसकी तरफ है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की तरफ। और ये नॉब है क्या? ये नॉब है क्या? थोड़ा सा मैं इसको यहाँ, हमारे पास बेसिकली ये जो नॉब है ये एक एंजाइम का पार्ट है, और उस एंजाइम का नाम है एटीपी सिंथेज। नाम से जाहिर है कि ऐसे एंजाइम जो एटीपी बना रहा होगा। ये वाला जो एंजाइम एटीपी सिंथेज है ना, बेसिकली ये आप समझ लें जैसे सुराही नहीं होती, इस तरह का एंजाइम है, सुराही की तरह का एंजाइम। और इस एंजाइम का कुछ पोर्शन माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन के अंदर है और कुछ पोर्शन माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन से के बाहर है। अच्छा, जो पोर्शन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर है वो F0 कहलाता है। F का मतलब यहाँ फैक्टर, और बाज़ दफ़ा हम इसको फ्रैक्शन भी कह देते हैं, लेकिन F का मतलब यहाँ फैक्टर है, F1। क्योंकि बायोलॉजी में जब ये F1 का नाम दिया गया, रैकर एक साइंटिस्ट था, उसने इस F1 पार्टिकल्स को F1 पार्टिकल्स का नाम दिया, और F फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है। और फैक्टर बायोलॉजी में आमतौर पे उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता था उस वक्त जो कोई प्रॉपर फंक्शन रखती हो, प्रॉपर उसका कोई ना कोई इफेक्ट हो सेल के अंदर, बॉडी के अंदर, तो उन चीज़ों के लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाता था फैक्टर। तो बहरहाल जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया उसको लगा कि एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसका कोई ना कोई माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फंक्शन है, तो उसको F1 का नाम उसने दे दिया। लेकिन सिंपल समझाने के लिए आप ये समझ लें, ये हमारे पास जो एंजाइम है इसके दो फ्रैक्शन हैं, दो पार्ट हैं। जो बाहर वाला पार्ट है वो F1 है, जो अंदर वाला पार्ट वो F0 है, ठीक है। तो F1 ये इसी तरह आप समझ लें कि जैसे ग्राउंड फ्लोर होता है, नीचे वाला फ्लोर ग्राउंड है, जो उसके बाद पहली मंजिल होती है उसको हम फर्स्ट फ्लोर कह देते हैं। तो आप इसी से ध्यान में रखें कि जो मेम्ब्रेन के ग्राउंड में है वो F0 और जो बाहर निकला हुआ है वो F1। तो बहरहाल इसको याद रखने के आप काफ़ी सारे तरीके हैं। तो ये पूरा जो एंजाइम है ये एटीपी सिंथेज, F0 F1 पूरा एंजाइम है, ये एटीपी सिंथेज है और इसका काम एटीपी बनाना है, ठीक है। इसी तरह जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है इसके अंदर काफ़ी सारे और भी कंपाउंड या कॉम्प्लेक्सेस लगे होते हैं, और ये ज़्यादातर जो कॉम्प्लेक्सेस हैं ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स का काम कर रहे होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन कैरियर मिलके एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बनाती हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नाम से जाहिर है ऐसी चेन जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कर रही है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो कंपाउंड या जो कॉम्प्लेक्स इस्तेमाल हो रहा है, जो मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन कैरियर कहलाता है। और ये जितने भी इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं ये इनर मेम्ब्रेन के अंदर लगे हुए हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन का फंक्शन क्या, वैसे इसकी डिटेल तो हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, पूरा प्रोसेस है जिसमें बताया जाता है कि इलेक्ट्रॉन किस तरह मूव करता है। लेकिन अभी मैं बहुत ब्रीफली इसका फंक्शन बता देता हूँ कि हमारे पास जब फूड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आता है तो उससे एनर्जी निकाली जाती है, वो एनर्जी एटीपी को प्रोड्यूस करती है। बेसिकली होता क्या है, हमारे पास आप ये समझ लें जो माइटोकॉन्ड्रिया है दीज आर द साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन उस प्रोसेस को कहा जाता है जिसमें सेल ऑर्गेनिक कंपाउंड को तोड़ता है, उससे एनर्जी निकालता है और एनर्जी की शक्ल में निकालता है एटीपी। तो सेलुलर रेस्पिरेशन का ज़्यादातर हिस्सा, सारा हिस्सा नहीं, ज़्यादातर हिस्सा यूकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है, ठीक है।
क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ हमारे पास यूकैरियोट में होते हैं, प्रोकैरियोट में नहीं होते, क्योंकि ये बात बार बार डिस्कस हुई है, जो भी मेम्ब्रेन रखने वाला ऑर्गेनेली है वो प्रोकैरियोट में एब्सेंट होगा। तो बहरहाल हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया ये वो जगह है जहां सेलुलर रेस्पिरेशन का बहुत बड़ा हिस्सा कंप्लीट किया जा रहा है, सारा हिस्सा नहीं, बहुत बड़ा हिस्सा। और फिर सेलुलर रेस्पिरेशन जब यहाँ जो हो रही है उसमें वो एटीपी बनाते हैं, और एटीपी कहाँ से बनाएगा? न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन से। आपको पता है आमतौर पे जो सेलुलर रेस्पिरेशन की इक्वेशन लिखी जाती है उसमें हम फूड जमा ऑक्सीजन, और फूड हम ज़्यादातर ग्लूकोज लेते हैं, ग्लूकोज में CO2 बनता है, H2O बनता है और साथ एनर्जी निकलती है। ठीक है, एनर्जी निकलती है। अब सेल के अंदर क्या होता है कि एटीपी बनता कैसे है? ये जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है इसके अंदर ऑलरेडी दो चीजें पड़ी हैं, ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, उसके अंदर फॉस्फेट को ऐड करके एटीपी बनाया जाता है, लेकिन इस रिएक्शन के लिए एनर्जी चाहिए। अच्छा, ये एनर्जी डायरेक्टली यहां नहीं आती, बल्कि होता क्या है कि जिस वक्त मॉलिक्यूल टूटते हैं ना फूड के, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। वो इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं इन कैरियर के थ्रू पूरी मेम्ब्रेन के अंदर। अच्छा, जब उनकी मूवमेंट हो रही होती है तो उसकी मूवमेंट के दौरान वो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को रिलीज करते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह जैसे मेरे हाथ में बॉल है और मैं जब उस बॉल को फेंकूंगा तो हाथ के नज़दीक उस बॉल के अंदर एनर्जी ज़्यादा होती है, लेकिन जो जो उसका डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा उसकी एनर्जी कम होती जाएगी, उसके अंदर जो मूव करने की एबिलिटी वो कम होती जाएगी, यानी उसकी एनर्जी ज़ाया हो रही है। यहाँ भी बिल्कुल इसी तरह है कि जैसे मैं कहता हूँ कि इनर मेम्ब्रेन में ये 4 इलेक्ट्रॉन कैरियर लगे हुए हैं। अब इन कैरियर ने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन जब इनमें ट्रांसपोर्ट होगा तो वो अपनी एनर्जी को रिलीज करेगा, क्योंकि वो हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी, ये कैरियर एनर्जी निकाल के इस रिएक्शन को देंगे, यानी इस एंजाइम को देंगे, और बाद में ये एंजाइम इस एनर्जी से एटीपी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो बहरहाल ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करने वाला मटेरियल है या कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये इनर मेम्ब्रेन में लगे होते हैं। इन्होंने इलेक्ट्रॉन को मूव करवा के उसकी एनर्जी निकालनी है, वो एनर्जी फिर एटीपी सिंथेज के अंदर इस्तेमाल होगी एटीपी बनाने के लिए। अगेन ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये मैंने बहुत ब्रीफली बताया है, वरना हमारा आधा चैप्टर एक आगे जाके आएगा, आधा चैप्टर सिर्फ इसी बात को समझाने के लिए है कि फूड से एनर्जी कैसे निकलती है। तो इस वजह से इस बात को आप लोगों ने आगे जाके सही तरह समझना है। यहाँ तो मैंने सिर्फ ये बताया कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हुई, उससे एनर्जी निकली, वो एनर्जी इस रिएक्शन को करवाने के लिए इस्तेमाल होगी और एटीपी बन जाएगा। ठीक है, ये ब्रीफली है। अब ये जो एटीपी है इसको केमिकल एनर्जी की करेंसी कहा जाता है। जैसे पैसा हमारी ज़रूरियात को पूरा करते हैं, इस तरह सेल के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं, जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जिनको एनर्जी चाहिए, वो अपनी सारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट एटीपी से हासिल करते हैं। अच्छा, इसी तरह काफ़ी सारे वो एंजाइम जिन्होंने सेलुलर रेस्पिरेशन के स्टेप को कैटालाइज करना है, लेकिन यहाँ सम स्टेप लिखा हुआ है, वो एंजाइम मैट्रिक्स में मौजूद होते हैं। किस में मौजूद होते हैं? मैट्रिक्स में। जैसे सेलुलर रेस्पिरेशन के 4 बड़े स्टेप हैं, ग्लाइकोलाइसिस, पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन, इसी तरह क्रेब्स साइकिल और रेस्पिरेटरी चेन। ये 4 बड़े स्टेप में आमतौर पे सेलुलर रेस्पिरेशन कंप्लीट होती है। ग्लाइकोलाइसिस सारा का सारा साइटोप्लाज्म में होता है। हाँ, बाकी जो 3 हैं, पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन, क्रेब्स साइकिल और रेस्पिरेटरी चेन। अब रेस्पिरेटरी चेन इनर मेम्ब्रेन में लगी हुई है। ठीक है, अब जो पायरोवेट ऑक्सीडेशन है ये भी मेम्ब्रेन में ही हो जाता है। बाकी रह गया क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल सारा का सारा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। यानी ओवरऑल अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो ग्लाइकोलाइसिस के अलावा बाकी 3 स्टेप, पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन, क्रेब्स साइकिल और रेस्पिरेटरी चेन, वो सारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहे हैं। सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस, और इन 4 में से एक सिर्फ माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो रहा है, जिसके एंजाइम सारे, उसका साइकिल का नाम क्या है? क्रेब्स साइकिल। तो बहरहाल वो एंजाइम जो मैट्रिक्स में मौजूद होते हैं, ये सेलुलर रेस्पिरेशन का एक पोर्शन कुछ स्टेप को कैटलाइज करते हैं। जैसे क्रेब्स साइकिल सारा का सारा किस में हो रहा है? मैट्रिक्स के अंदर हो रहा है। इलेक्ट्रॉन कैरियर का मैंने बता दिया कि इसने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करना है, और इलेक्ट्रॉन कैरियर से जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होगा एनर्जी रिलीज करेगा, ऑटोमेटिकली वो एटीपी बनाने के लिए इस्तेमाल होगी। तादाद
तो ज़ाहिर बात है तादाद में अगर हम बात करें तो जिसको एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत है सेल की उसके पास ज़्यादा होंगे, जिसको कम ज़रूरत है उसके पास कम होंगे। जैसे मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूँ कि हमारे मसल सेल और हमारा स्किन का सेल, आपके ख्याल में किस सेल को एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत है? और जिसके सेल को एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद भी ज़्यादा होगी। सिंपल सा रूल है। तो इसकी जो तादाद कितनी होगी एक सेल के अंदर डिपेंड अपॉन द मेटाबॉलिक एक्टिविटी, उसकी एक्टिविटी पे डिपेंड करता है, और बाज़ में इवन 1 भी हो सकते हैं और हज़ारों की तादाद में होते हैं। सारे यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं क्योंकि ये मेम्ब्रेन बाउंड है। यूकैरियोट के ना 5 जो किंगडम हम पढ़ते हैं, प्रोकैरियोट के अलावा, बैक्टीरिया के अलावा बाकी जो 4 किंगडम वो यूकैरियोट के हैं, प्रोटिस्टा, एनिमल, फंजाई और प्लांट्स। तो ये चारों किंगडम में ये पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। साइज़, वैसे साइज़ भी वेरी करते हैं, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं। जैसे हमने यहाँ डिस्कस किया था कॉन्ड्रिया ग्रैन्यूल्स को कहा जाता है, माइटोथ्रेड को कहा जाता है। तो ग्रैन्यूल का मतलब छोटे, माइटोथ्रेड लाइक थोड़े बड़े। लेकिन बहरहाल चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, लेकिन इतने बड़े ज़रूर होते हैं कि ये लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे हमें नज़र आ जाते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे हमें, हालांकि ज़्यादातर जो हम सेल के स्ट्रक्चर देखते हैं जैसे राइबोसोम हो गया, डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, क्रोमोसोम हो गया, क्रोमेटिन हो गया, ये सारी वो चीज़ें हैं जो हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे नज़र आती, आम माइक्रोस्कोप से नज़र नहीं आती। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का साइज़ इतना है कि वो आम माइक्रोस्कोप से भी हमें नज़र आ जाता है। अच्छा, उसके बाद अगला जो पोर्शन है ये और क्लोरोप्लास्ट जो हम आगे पढ़ेंगे, दोनों बाकी ऑर्गेनेली से कुछ लिहाज से डिफरेंट है। इन दोनों ऑर्गेनेली को सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली कहा जाता है क्योंकि इन दोनों के पास अपना डीएनए है, अपना आरएनए है, अपने ही राइबोसोम्स हैं। अच्छा, इसकी वजह से एक कॉन्सेप्ट दिया जाता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो सेल का पार्ट नहीं था पहले, बल्कि वो एक अलहदा बैक्टीरिया था। बाद में उसने किसी बड़े सेल के अंदर आके रहना शुरू किया और बाद में उस बड़े सेल का हिस्सा बना। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, काफ़ी सारे साइंटिस्ट माइटोकॉन्ड्रिया की एवोल्यूशन के बारे में ये थ्योरी रखते हैं कि वो पहले एक बड़ा प्रोकैरियोट था, छोटा प्रोकैरियोट था या बैक्टीरिया था जो सेल में आके फिर बाद में सेल का हिस्सा बना। अच्छा, उसका सबूत वो कैसे पेश करते हैं? पहले अगर हम बात करें इसके ओरिजिन की, हमारे पास जो ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है, ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, काफी सारे साइंटिस्ट का ये हाइपोथेसिस है। साइंटिस्ट हाइपोथेसाइज्ड अच्छा, हाइपोथेसाइज का मतलब ये उनका ख्याल है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पे जब कोई बात कही जाती है, जो ख्याल दिया जाता है, वो हाइपोथेसिस कहलाता है। और ये ऐसी चीज़ होती है जो अभी तक एक्सपेरिमेंटली प्रूफ ना हुई हो। उनका ख्याल ये है कि एक बड़ा बैक्टीरिया, एक दिन उसने ये काम तकरीबन मिलियन ईयर अगो ये काम हुआ है कि उसने छोटे से बैक्टीरिया को इंगल्फ कर लिया। अच्छा, सेल कैसे इंगल्फ करते हैं? वो अपनी मेम्ब्रेन को फोल्ड करता है और मटेरियल अंदर चला जाता है और उसके बाद ये मटेरियल जो मेम्ब्रेन है वो आपस में मिल जाती हैं और ये एक मेम्ब्रेन के टुकड़े के अंदर लिपट के ये मेम्ब्रेन से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अलहदा हो गया। अच्छा, इसको हम क्या कहेंगे कि मिलियन ईयर अगो, कि खरबों साल पहले, मिलियन ईयर अगो क्या हुआ कि जो स्मॉल एंड फ्री लिविंग जो प्रोकैरियोट है वाज इंगल्फ, उसको निगल लिया गया। और किसने निगला? बाय लार्ज प्रोकैरियोटिक सेल। बाद में इसको एज ए फूड चुके निकला गया था, तो अब इस सेल को चाहिए था कि वो इस्तेमाल करे, लेकिन इस सेल ने इसको इस्तेमाल से मुराद है इसको डाइजेस्ट नहीं किया। नॉट कंज्यूम्ड बाय लार्ज सेल, कि जो लार्ज सेल है उसने इसको कंज्यूम नहीं किया और ये इसके अंदर रहना शुरू। अच्छा, इस बैक्टीरिया का नाम है एरोबिक बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया का नाम क्या है? एरोबिक बैक्टीरिया। और बड़े सेल ने जब ये देखा कि ये वाला जो बैक्टीरिया है ये इसको फायदा पहुंचा सकता है, तो इसने, बड़े बैक्टीरिया ने इससे फायदा लेना शुरू किया। ठीक है, यानी अब छोटा बैक्टीरिया चूंकि बड़े बैक्टीरिया के अंदर रहना शुरू हो गया और दो ऑर्गेनिज्म का रहना, ये सिम्बियोसिस कहलाता है। ये क्या कहलाते हैं?
यानी यहां क्या हुआ, एस्टेब्लिश द सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, कि यहां सिम्बियोटिक रिलेशनशिप डेवलप हो गया। अच्छा, जब दो ऑर्गेनिज्म इकट्ठे रहते हैं तो काफी सारी पॉसिबिलिटी है। हो सकता है दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाए, हो सकता है एक नुकसान पहुंचाए, एक को नुकसान हो सकता है एक फायदा पहुंचाए, दूसरे को फायदा हो लेकिन बदले में वो कुछ ना दे। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ किस्म के रिलेशनशिप होते हैं, लेकिन जो रिलेशनशिप जिसमें एक दूसरे को फायदा पहुंचाया जाता है वो म्यूचुअलिज्म कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? म्यूचुअलिज्म कहलाते हैं। अब इसको क्या फायदा पहुंचाया? बड़े बैक्टीरिया ने इस छोटे बैक्टीरिया को एम्पल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारे न्यूट्रिएंट प्रोवाइड किए, और बदले में छोटे बैक्टीरिया ने बड़े बैक्टीरिया को एटीपीज दी। तो इसका भी फायदा हो गया, इसका भी फायदा हो गया। अब चूंकि दोनों को एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं, बाद में ये बैक्टीरिया इसके अंदर परमानेंटली रहना शुरू हो गया, और एक वक्त ऐसा आया काफ़ी सारी जनरेशन के बाद ये बैक्टीरिया इसका परमानेंट पार्ट ही बन गया। अच्छा, ये बात क्यों कही जाती है कि माइटोकॉन्ड्रिया ये इसका पार्ट नहीं था बल्कि ये बैक्टीरिया से बना है? उसकी वजह क्या है? क्योंकि जब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक सेल में है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अपने पास जो डीएनए मौजूद है वो सर्कुलर डीएनए, और सर्कुलर डीएनए इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट। इसके आरएनए जो यूकैरियोटिक आरएनए के लिहाज से छोटे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहा हूं, स्मॉल है, और ये कैरेक्टरिस्टिक भी प्रोकैरियोट की है। और इसके जो राइबोसोम है ये भी छोटे 70 है, जो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि यूकैरियोट के 80s होते हैं, इनके 70s होते हैं। अब ये जो सारी बातें हैं ये शो कर रही हैं कि ये तो कोई बैक्टीरिया की नेचर रखने वाला स्ट्रक्चर है। तो इसी बिहाफ पे साइंटिस्ट का मानना ये है कि ये शायद कोई बैक्टीरिया ही होगा जो बाद में इस सेल का हिस्सा बना, क्योंकि अगर ये यूकैरियोटिक सेल से बनता, क्योंकि हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया किस में होते हैं? यूकैरियोट में होते हैं। अगर ये यूकैरियोटिक सेल से बनता तो इसका डीएनए भी यूकैरियोट वाला होना चाहिए था, आरएनए भी यूकैरियोट वाले होने चाहिए थे, और राइबोसोम भी यूकैरियोट वाले होने चाहिए थे। इस वजह से, लेकिन अगेन ये हाइपोथेसिस, एक गुमान है, कुछ चीज़ों की बेस पे ये बात कही गई है। क्या वाकई ये काम हुआ है, इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि एवोल्यूशन में ज़्यादातर हाइपोथेटिकल बातें होती। अगेन जो आज से करोड़ों साल पहले काम हुआ है उसके बारे में गारंटी से बताना हमारे लिए इम्पॉसिबल है। तो इस वजह से जब भी हम एवोल्यूशंस की बात करते हैं, साइंटिस्ट कुछ ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पे कुछ स्टोरीज या कुछ थ्योरीज बनाते हैं जो एवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन कोई भी दुनिया के अंदर एवोल्यूशन की थ्योरी ऐसी नहीं है जो फैक्चुअल हो, फैक्ट पे बात करे। तो बहरहाल ये हमारा आर्टिकल है माइटोकॉन्ड्रिया। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह अगले आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।